हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर, जिसका टॉपिक है टेरिडोफाइटा। बुक का नाम है डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स या प्लांट डाइवर्सिटी। इस बुक में एल्गी, ब्रायोफाइटा, फंजाई, लाइकेन, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ एंजियोस्पर्म सब कुछ इसमें रखा हुआ है। बड़ा सिलेबस है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं टेरिडोफाइटा। देखो टेरिडोफाइटा ये भाई टेरोन शब्द से इसकी उत्पत्ति होती है, जिसका अर्थ होता है फीदर या पंख। तो ये ऐसे पादप होते हैं जिनकी पत्तियां पंख के समान होती है। तो ये पादप, तो ये ऐसे पादप हैं जिनकी पत्तियां जो हैं लीफ पंख के समान होती है। इनको कहा गया है टेरिडोफाइटा। इस तरह से पंख के समान इनकी पत्तियां होती है, तो इन्हें कहा गया है टेरिडोफाइटा। अब टेरिडोफाइटा पहले ऐसे पादप हैं इस पृथ्वी पर जिनमें संवहन तंत्र पाया जाता है, वस्कुलर सिस्टम। दीज आर द फर्स्ट प्लांट जिनके अंदर वस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। वस्कुलर सिस्टम मतलब संवहन तंत्र, और संवहन तंत्र में हम बात करते हैं तो जाइलम एंड फिलोयम आते हैं। जाइलम और फिलोयम आते हैं। तो ये ऐसे पहले पादप हैं जिनमें जड़, तना, पत्ती का विभेदन होता है। इससे पहले हमने जो शैवाल, ब्रायोफाइटा, फंजाई, लाइकेन, इनमें किसी प्रकार की जड़, तना, पत्ती नहीं पाई जाती है। पादप जो है वो थैलस के रूप में होता है, लेकिन यहाँ थैलस के रूप में नहीं है। यहाँ पादप जड़, तना, पत्ती के रूप में बीजाणुरहित होता है। तो इसमें जाइलम, फिलोयम पाए जाते हैं। जाइलम, फिलोयम की उपस्थिति के कारण ही इन्हें ट्रेकियोफाइटा के अंतर्गत रखा गया है। जाइलम, फिलोयम की उपस्थिति के कारण ही इन्हें ट्रेकियोफाइटा के अंतर्गत रखा गया है। ट्रेकियोफाइटा मतलब ट्रेकिड्स होती है। ट्रेकिड्स मतलब वाहिनिकाएं। एक होती है वाहिनिकाएं, एक होती है वेसल्स, वाहिकाएं। तो वाहिनिकाएं इनमें पाई जाती हैं, वाहिकाओं का अभाव होता है। ठीक है, इनमें वाहिकाएं तो नहीं मिलेंगी, लेकिन वाहिनिकाएं मिलेंगी। और फिलोयम में सहकोशिकाओं का अभाव होता है। जाइलम में वाहिकाओं का और फिलोयम में सहकोशिकाओं का अभाव होता है। ये इसका बेस्ट पॉइंट है, यहाँ पर नोट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि जाइलम में वाहिकाओं का और फिलोयम में सहकोशिकाओं का पूर्णतः अभाव होता है। इनमें कैम्बियम नहीं पाई जाती है। यहाँ अगर जब बात जाइलम और फिलोयम की आ जाती है ना, तो जाइलम, फिलोयम की बात आने पर हम बात कैम्बियम की भी कर सकते हैं। तो कैम्बियम इनके अंदर नहीं पाई जाती है। कैम्बियम बीएससी फाइनल ईयर की जो प्ले लिस्ट है उसमें आप कैम्बियम और इसके फंक्शन के बारे में अच्छी तरह से आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। ये अब वहाँ पर मिल जाएगा। उसमें वीडियो बना हुआ है जहाँ पर कैम्बियम के बारे में, उसकी क्रिया प्रणाली के बारे में, सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में, एंड्रोडिंग्स के बारे में सब कुछ वहाँ पर डिटेल से बताया गया है। तो वहाँ आप उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि इन जो टेरिडोफाइट्स हैं, इन्हें हम पादप जगत के रेप्टाइल्स कहते हैं। रेप्टाइल्स, ठीक है, क्या कहते हैं? पादप जगत के रेप्टाइल्स, सरीसृप। जैसे सर्प होता है ना, इसी तरह इनको हम सरीसृप या रेप्टाइल्स कहते हैं।
ये ऐसे पहले पादप हैं जो पूर्ण रूप से पृथ्वी पर उग सकते थे, क्योंकि इनमें देखो जड़ तना पत्ती थी, जल का अवशोषण करने के लिए जाइलम थे, भोजन को ऊपर से नीचे लाने के लिए फ्लोएम था, बस और क्या चाहिए। तो इस तरह से ये संरचनाओं की वजह से इन्हें हम रेप्टाइल्स की संज्ञा देते हैं। ब्रायोफाइट्स जो थे वो एम्फीबिया थे। टेरिडोफाइट्स में अगर हम देखें इनमें, तो टेरिडोफाइट्स का जो जनन या उत्पत्ति है वो पेलियोजोइक महाकल्प की मानी जाती है। पेलियोजोइक एरा की मानी जाती है या महाकल्प की मानी जाती है। इसमें भी जो सिलूरियन पीरियड था, सिलूरियन पीरियड में इनकी उत्पत्ति हुई और उसके बाद एक डिवोनियन काल और था इसका। तो डिवोनियन काल में ये पृथ्वी पर बहुतायत से पाए जाते थे। तो पैलियोजोइक में इनकी उत्पत्ति हुई, पैलियोजोइक के सिलूरियन पीरियड में इनकी उत्पत्ति हुई। इनकी पैलियोजोइक ये जो एरा है महाकल्प, इसे फिर पीरियड या काल में बांटा गया है। तो इसके दो काल हैं, ये जो बताए गए हैं टेरिडोफाइटा के हिसाब से। काल तो कई हैं लेकिन टेरिडोफाइटा के हिसाब से सिलूरियन और डिवोनियन। तो सिलूरियन में उत्पत्ति होती है, डिवोनियन में ये पूरे पाए जाते हैं पृथ्वी पर बहुत अधिक संख्या में, बहुत ऐसे। तो पैलियोजोइक जो एरा है इसे हम टेरिडोफाइटा का युग कहते हैं, इपोच ऑफ टेरिडोफाइटा, इपोच ऑफ टेरिडोफाइटा, यानी कि जो पैलियोजोइक महाकल्प है उसे हम टेरिडोफाइटा का युग कहते हैं। तो ये इसका एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हुआ। इनमें और भी अगर हम चलें आगे, देखो द्वितीय वृद्धि होती नहीं है, कैम्बियम नहीं पाई जाती है। हाँ, जो बीजाणु है, जनन इनमें बीजाणु द्वारा होता है। जनन दो प्रकार से होता है अगर देखा जाए तो, एक बार होता है बीजाणु द्वारा और एक बार होता है लैंगिक जनन। तो जनन बीजाणु द्वारा होता है, ये हम पढ़ चुके हैं पहले कई बार सब में। जनन बीजाणु द्वारा होता है, बीजाणु का निर्माण बीजाणु धानी में होता है। लेकिन यहाँ पर एक बात है कि जो ये बीजाणु बनते हैं ये अगुणित बीजाणु बनते हैं, यानी कि जब बीजाणु धानी बन रही होती है उस समय उस बीजाणु धानी के अंदर मियोसिस की क्रिया होने से अगुणित बीजाणु बनते हैं और वो अगुणित बीजाणु फिर आगे जर्मिनेट होते हैं और फिर वो अब प्रोथेलस बनाते हैं। तो ये हम अभी थोड़ी देर बाद जब जीवन चक्र पढ़ेंगे तब देखते हैं। तो बीजाणु का निर्माण बीजाणु धानियों में होता है। बीजाणु यहाँ पर कोई दो प्रकार के हो सकते हैं, समबीजाणु या विषम बीजाणु। तो समबीजाणु की कई बार एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, समबीजाणु का एग्जाम्पल, विषम बीजाणु का एग्जाम्पल। तो देखो आपको दो एग्जाम्पल याद रखते हैं, एक तो समबीजाणु के लाइकोपोडियम और एक है सिलेजिनेला। लाइकोपोडियम एंड सिलेजिनेला ये समबीजाणु के हैं। उसका विषम बीजाणु में अगर हम बात करें तो मार्सिलिया, लाइकोपोडियम एंड इक्विसिटम ये इसके अंदर है। इसमें बीजाणु एक प्रकार के होते हैं, एक इसमें विषम बीजाणु में मार्सिलिया है और एक होता है सिलेजिनेला। ये ऐसे टेरिडोफाइट्स हैं जिनके अंदर बीजाणु दो प्रकार के छोटे और बड़े बनते हैं, गुरु बीजाणु और लघु बीजाणु बनते हैं। ठीक, और आगे चलें। तो विषम बीजाणु और ये दोनों प्रकार के जो बीजाणु हैं ये बीजाणु धानियों में ही बनते हैं। बीजाणु धानियां बीजाणु धानी दर पर होती है। अब जो ये बीजाणु बने हैं हम एक बार इसका जीवन चक्र देख लेते हैं। इसमें शब्द है कि स्पष्ट पीढ़ी एकांतर में पाया जाता है, तो हम एक बार इनके जीवन चक्र की चर्चा करते हैं तो हमको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से ये अल्टरनेशन ऑफ
जनरेशन। अगर ये आपके समझ में आ गया तो फिर टेरिडोफाइटा के जीवन चक्र को समझना बहुत आसान होगा। यही आपको समझना है। अगर आप बीच में कहीं पहुंच जाते हैं क्लास के अंदर और वहाँ आपको पता नहीं चल रहा है कि कहाँ पर चल रहे हैं हम सिलेबस, मतलब चैप्टर में कहाँ है कहाँ नहीं है, तो अगर आपको ये जीवन चक्र अच्छे से याद है तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि ये चैप्टर यहाँ चल रहा है, ठीक है, वरना ये ऊपर से जाएगा। तो देखो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि जो टेरिडोफाइटा का जो प्लांट होता है वो स्पोरोफाइट होता है। स्पोरोफाइट जिसे हम बीजाणु कहते हैं, ये 2N है। ये भाई रूट, जड़, स्टेम और लीफ में डिवाइड होता है या विभेदित होता है। थैलस के रूप में नहीं होता है, ये इन तीनों में डिवाइड होता है। इतना होने के बाद जब ये पारक बढ़ जाता है तो इसके अंदर दो चीजें बनती हैं। इसमें छोटी पत्तियां और बड़ी पत्तियां। देखो मैंने अभी बताया था कि इनमें दो प्रकार के बीजाणु होते हैं, एक समबीजाणु, एक विषम बीजाणु। अगर समबीजाणु है तो बीजाणु एक ही प्रकार के बनेंगे, और अगर विषम बीजाणु है तो बीजाणु दो प्रकार के बनेंगे। जो बीजाणु सम होते हैं उनमें पर्ण भी एक ही प्रकार का होता है, उसे हम कहते हैं बीजाणु पर्ण। लेकिन जब बीजाणु दो प्रकार के होते हैं या विषम बीजाणु बनते हैं तो हम कहते हैं लघु बीजाणु पर्ण और गुरु बीजाणु पर्ण, ठीक है। तो यहाँ ऐसे ही मैं यहाँ पर दो प्रकार की पत्तियां दे रहा हूँ। तो एक बनती है माइक्रोस्पोरोफिल, जिनको हम कहेंगे लघु बीजाणु पर्ण, और एक बनती है मेगास्पोरोफिल, इसे हम कहेंगे गुरु बीजाणु पर्ण। दोनों प्रकार की पत्तियां बनती है। अब एक चीज और कि जहां पर गुरु बीजाणु पर्ण लघु बीजाणु पर्ण बनते हैं ना, बीजाणु पर्ण बनते हैं, वो वहीं पर बीजाणु धानियां बनती है। अगर लघु बीजाणु पर्ण है तो लघु बीजाणु धानी, गुरु बीजाणु पर्ण है तो गुरु बीजाणु धानी, ठीक है। यहाँ पर बनेगी माइक्रोस्पोरेंजिया और यहां इससे बनेगी मेगास्पोरेंजिया, ठीक है। माइक्रोस्पोरेंजिया और मेगास्पोरेंजिया बीजाणु धानी बन गई। अब इन स्पोरेंजिया में की बीजाणु धानियों बनते हैं बीजाणु। तो इस जब बीजाणु बनते हैं इस समय, तो यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रिया जिसका नाम है मियोसिस हो जाता है, ठीक। मियोसिस के कारण अब जो बीजाणु बनेंगे वो एगोनिट बनेंगे, हैप्लॉइड बनेंगे। तो यहाँ पर जो बीजाणु बनता है उसको हम कहेंगे माइक्रोस्पोर, और यहाँ पर जो बीजाणु बनता है उसको हम कहेंगे मेगास्पोर। तो माइक्रोस्पोर भी एन होता है और मेगास्पोर भी एन होता है। देखो हमने जीवन चक्र स्टार्ट किया था 2N से, हम आ गए एन पर, एगोनिट पर आ गए, हैप्लॉइड पर आ गए। अब यहां से आगे इनका होता है जर्मिनेशन, इसका भी जर्मिनेशन होता है। दोनों का क्या होगा? जर्मिनेशन। और जब दोनों का जर्मिनेशन होता है तो जो माइक्रोस्पोर है इससे बनता है मेल गैमेटोफाइट, यानी कि नर युग्मकोद्भिद, और इससे बनता है फीमेल गैमेटोफाइट अर्थात मादा युग्मकोद्भिद। दोनों बीजाणु अब अंकुरित होते हैं, और अंकुरित होने के बाद एक बनाता है मेल गैमेटोफाइट और एक बनाता है फीमेल गैमेटोफाइट। तो मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट ये युग्मकोद्भिद है, क्योंकि हम यहाँ पर एन से स्टार्ट कर रहे हैं कि इनकी उत्पत्ति जो है वो एन प्रकार के हैप्लॉइड बीजाणु से अर्थात युग्मक के अनुसार है, इसलिए इसको हम गैमेटोफाइट कहते हैं। यहाँ पर ये 2N से थी, स्पोर के अनुसार इसको हम स्पोरोफाइट कहते हैं। और ये मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट है, इनके ऊपर बनती है, इनके ऊपर बनती है बीजाणु, लैंगिक जननांग बनेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर बनेगी एंथ्रीडियम पुंधानी, और यहाँ बनेगी आर्किगोनियम स्त्रीधानी, आर्किगोनियम स्त्रीधानी, ठीक है। एंथ्रीडियम में बनते हैं पुंगणु, एंथ्रोजोइड्स, एंथ्रोजोइड्स,
पुंगनू, और इसमें बनती है अंड कोशिका। वही, कोई दिक्कत नहीं। अब इन दोनों में यहाँ पर होगा फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन, जब फर्टिलाइजेशन होता है तो ये एन और ये भी एन है, ये दोनों मिलकर के बनाते हैं जाइगोट, और जाइगोट के बाद ये 2n बन गया जाइगोट, और जाइगोट के बाद बनता है इसमें एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो भी 2n होता है, और एम्ब्रियो से वापस बन जाता है ये स्पोरोफाइट। ठीक है, तो हमने यहाँ अगर देखें तो दो प्रकार के पादप आपको देखने को मिलेंगे, एक तो मिलते हैं स्पोरोफाइट और एक मिलते हैं गैमेटोफाइट। इस तरह से एक तो वो अवस्था मिलेगी जिसको हम कहते हैं 2n, और एक ये अवस्था मिलती है जिसको हम कहते हैं n, अर्थात गैमेटोफाइट, और वो है स्पोरोफाइट अर्थात 2n। ठीक है, तो मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट, इन दोनों पादपों पर अलग अलग लैंगिक जननांग बनते हैं। ये दोनों प्रोथैलस के रूप में होते हैं। किस रूप में होते हैं ये दोनों प्रोथैलस के रूप में होते हैं, और ये प्रोथैलस पर फिर पुंधानी और स्टिदानी बनती है। इन पर फिर स्टिदानी में एग और पुंधानी में एंथ्रोजोइड बनता है। इन दोनों के निषेचन से जाइगोट बनता है, और जाइगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो सीड नहीं बनता है इसमें, ये स्पर्मेटोफाइट नहीं है, सीड नहीं बनता है, डायरेक्ट क्या बनता है, स्पोरोफाइट बन जाता है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो इसका आधा जीवन चक्र जो है वो यहाँ से यहाँ तक का ये n है, और ऊपर का जो जीवन चक्र है ये 2n है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जो टेरिडोफाइटा में स्टार्ट किया है, और सबसे पहले इसके अल्टरेशन ऑफ जनरेशन को समझना जरूरी है। इसके बाद हम धीरे धीरे आगे चैप्टर में बढ़ेंगे। देखते रहिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।